हाय, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, देन हम देखेंगे नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि किस किस कैटेगरी में डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है। फिर हम फाइनली देखेंगे वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। देन हम देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम, और फिर हम देखेंगे एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। एट द एंड वो सारे एल्गोरिथम्स जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं, और फाइनली आपके लिए एक बोनस है जो ये काफी इंपॉर्टेंट है डीएसए के साथ, ये चीज भी आना, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम के साथ इस चीज का भी आना बहुत जरूरी होता है। ये क्या है आगे चलेंगे वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हम बोनस क्या है आपके लिए वो देखेंगे। तो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीएसए की फुल फॉर्म क्या है। डीएसए की फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। वेरी सिंपल, समझ में आ गया हमें, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब एक एक करके चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। पहले डेटा स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में कि व्हाट इज डेटा। ओके, तो डेटा इज नथिंग बट रॉ इंफॉर्मेशन। ओके, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक आपके पास क्लास है एक जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास इनके मार्क्स हैं स्टोर एक एक्सेल फाइल के अंदर, आपके पास इनके सारे मार्क्स एक एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर है रैंडम ऑर्डर में, है ना। ये क्या है, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है रॉ फॉर्म में है, किसी भी ऑर्डर में है, इसे कहते हैं हम डेटा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, तो आप एक एक करके सारे मार्क्स को चेक करेंगे, देन मुझे बताएंगे कौन सा हाईएस्ट मार्क्स है ना। बट अगर आप इस डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्ट्रक्चर में रख देते हैं, तो आपके पास जो आता है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। कैसा स्ट्रक्चर, कैसा फॉर्मेट। अगर आप अपने डेटा को कुछ इस तरह से रख दें कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड सो ऑन, सबसे कम मार्क्स सबसे नीचे। तो अगर आपसे पूछता हूं कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं, तो टॉप पे रखे हुए हैं, दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स। ओके, अगर मैं कहता हूं लोएस्ट मार्क्स कौन से हैं, तो सबसे नीचे रखे हुए हैं लोएस्ट मार्क्स। आप आराम से मुझे बता सकते हैं स्ट्रक्चर में आपने डेटा को रखा और आपके पास मीनिंगफुल कुछ निकल के आया। तो डेटा को हमको एक अरेंजमेंट में रखना पड़ता है प्रोसेस के बाद, ठीक है। तो हमने प्रोसेस करा ऐसा कुछ कि सबसे ज्यादा डेटा को हमने सबसे ऊपर रखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जिस फॉर्मेट में, जिस स्ट्रक्चर में रखा है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं। ओके, तो डेटा को अगर हम एक स्ट्रक्चर में रख देते हैं आफ्टर प्रोसेस, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो के साथ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अभी हमने डेटा के बारे में समझ लिया डेटा क्या है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में लिख रखी है। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज, है ना, दिस इज अ स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है ना। बस डेटा को रखने के लिए एक जगह है, उसे कहते हैं डेटा का स्ट्रक्चर, ऐसा समझो। ओके, इट्स अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा, है ना, इट्स अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेट एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेटा को कुछ इस तरह से रखो एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरह से रखो डेटा को कि वो आराम से अपडेट हो सके और आराम से रिट्रीव हो सके, यानी रीड हो सके। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। ओके, बस दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर। बहुत अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहले एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, लेट्स से आपके क्लोथ्स हैं, है ना, आपके पास कपड़े हैं। आप अपने कपड़ों को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में अरेंज करके अलग अलग स्ट्रक्चर में रखते हो। अपने कपड़ों को कैसे रखते हो? कुछ कपड़ों को प्रेस करके हैंगर में रखते हो, है ना, टांग के हैंगर में। कुछ कपड़ों को आप एक के ऊपर एक फोल्ड करके रखते हो, कुछ कपड़ों का फोल्ड करके साइड बाय साइड रखते हो, कुछ कपड़ों को जैसे अलमीरा है उसमें सबसे नीचे रख देते हो। क्यों? क्योंकि सब कपड़ों का काम, सब कपड़ों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ऑब्जेक्टिव या काम कैसे है? कुछ कपड़ों का लेट से आप ऑफिस पहन के जाते हैं कुछ कपड़े, है ना, या आप कॉलेज पहन के जाते हैं कुछ कपड़े, या कुछ कपड़े आप सिर्फ घर पे पहनते हैं, कुछ कपड़े लेट से आप पार्टी में पहनते हैं सिर्फ, कुछ कपड़े आप फेस्टिवल में पहनते हैं। तो सब तरह के कपड़ों को आप अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर में रखते हो, अलग अलग फॉर्मेट में स्ट्रक्चर में रखते हो। ये आपने तरीके में जो रखे हैं अपने कपड़ों को, क्यों रखा है आपने? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि हैंगर से सीधा प्रेस्ड कपड़े निकालेंगे जो हमने प्रेस करके टांग रखे हैं, और उनको सीधा पहन करके फटाफट अपने कॉलेज या स्कूल जहां भी जाना है वो निकल जाएंगे। ऐसे जो आपने कपड़ा अलग अलग जगह स्टोर कर रखा है, उसका अलग अलग मोटिव है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग काम है। ऐसे ही डेटा का भी स्टोर करने का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग काम होता है। तो ऐसे ही हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और जो जो स्ट्रक्चर्स हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। मोटिव क्या होता है इस डेटा को अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में स्टोर करने का? जैसे वहां पे स्टोर कर रहे हैं कपड़ों को, कुछ को हैंगर में, कुछ को फोल्ड करके,
कुछ को सबसे नीचे, अलग अलग मोटिव था। ऐसे हमारा मोटिव या ऑब्जेक्टिव या काम क्या है, नीड क्या है, हमको अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि टाइम कम से कम लगे और स्पेस कम से कम लगे स्टोर करने के लिए डेटा को। ओके, तो स्पेस कम से कम लगे डेटा को स्टोर करने के लिए ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चूज करो जिसमें स्पेस कम से कम लगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो समझ में आ गया कि ठीक है, मेमोरी कम से कम लगे, स्पेस कम से कम लगे, लेकिन टाइम कम से कम लगे ये चीज समझ में नहीं आई है। किस चीज का टाइम कम से कम लगे? तो टाइम कम से कम लगे क्रड ऑपरेशन करने में उस डेटा पर। आपने डेटा को ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में, ऐसे स्ट्रक्चर में डाला है कि उसमें क्रड ऑपरेशन करने में टाइम कम से कम लगे। अभी क्रड ऑपरेशन क्या है? ये है आपके क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज CRUD ऑपरेशन। एग्जांपल लेते हैं सेम जो हमने लास्ट स्लाइड में लिया था कि आपके पास 50 बच्चों के मार्क्स हैं। अब कुछ बच्चे आपके क्लास में, लेट्स से एक और बच्चा ऐड हुआ है, आपको उसकी एंट्री को, उसके डेटा को कीबोर्ड में टाइप करके फिल करके क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी एंट्री है ना, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप बहुत जल्दी कम टाइम में क्रिएट कर सके एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर और भी एंट्री अगर आप डालना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी क्रिएट हो सके। देन सेकंड है कि वो रीड हो सके। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं मुझे आप एवरेज मार्क्स बता दीजिए क्लास के क्या है, तो फटाफट रीड करके बता सके उसमें से, बहुत कम टाइम में हो जाए ये काम। एवरेज निकालना चाहे तो बहुत जल्दी निकल जाए। थर्ड है अपडेट। अपडेट कैसे? आपकी क्लास में एक बच्चा था जिसके लोएस्ट मार्क्स थे, उसने सप्लीमेंट्री दी, कंपार्टमेंट दी, अब उसके मार्क्स बढ़ चुके हैं, तो अब हम अपडेट कर सकें उसके मार्क्स को बहुत आसानी से, तो हम अपडेट कर सकें उसके मार्क्स को बहुत आसानी से, है ना, तो हम अपडेट कर सके बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत आसानी से। लास्ट वन इज डिलीट। तो लेट्स से कोई बच्चा है जी नाम का, उसने कॉलेज या स्कूल छोड़ दिया है, अब मैं उसकी एंट्री को, उसके डेटा को डिलीट करना चाहता हूं, है ना, उसके डेटा को डिलीट करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, तो मैं बहुत जल्दी हटा सकूं। कैसे? मैंने अपने डेटा को इस तरह से स्टोर कर रखा है कि ए नाम के सारे लेटर ऊपर, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के, फिर डी, सो ऑन सो ऑन। तो मेरे को जहां पे जी नाम के सारे स्टूडेंट्स देखेंगे वहां पे मैं नाम ढूंढूंगा उस स्टूडेंट का जिसने लीव किया है और मैं वहां पे से डिलीट कर दूंगा। ओके, तो इस सब में, इन सारे ऑपरेशंस में, यानी CRUD ऑपरेशंस, मेरे को टाइम कम से कम लगना चाहिए। टाइम मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए ये सब करने के अंदर, बहुत जल्दी होने चाहिए ये सारे काम। मैंने लिखा और हो गया, लिखा और हो गया, ठीक है। इस तरह के मेरे को स्ट्रक्चर में स्टोर करना है अपने डेटा को, जिसमें टाइम कम से कम लगे, सेकंड इज स्पेस कम से कम लगे। ओके, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन अगले पेज पे है। तो व्हाट इज द नीड या ऑब्जेक्टिव टू स्टोर डेटा, जिसके बारे में हमने बात करी है। ऑब्जेक्टिव या नीड क्या होती है? टू एफिशिएंटली स्टोर द डेटा सो दैट डेटा क्रिएशन, क्रिएट करना, रिट्रीवल यानी रीड करना, अपडेशन यानी अपडेट करना, एंड डिलीशन यानी कुछ डिलीट करना इज इजी। ओके, ये सब बहुत इजी होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि टाइम कम से कम लगे, समय कम से कम लगे, बहुत आसानी से हो जाए। आसानी यानी कि समय की बात हो रही है यहाँ पे, और जगह कम से कम लगे। अब ये टाइम एंड स्पेस ही चीज है जिसका सारा का सारा खेल है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। आपके पास बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, कब कौन सा कैसे किस जगह यूज होगा वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उस डेटा को स्टोर करने से क्या मेरा टाइम कम से कम लग रहा है, स्पेस कम से कम लग रहा है उस स्ट्रक्चर में स्टोर करने से। इस तरह से ये चीजें फाइनल होती हैं और यही सीखना है पूरे कोर्स के अंदर। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास जब हम कोर्स कर रहे होंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उस टाइम पे बहुत अच्छे से बताई जाएगी कि टाइम क्या हम मिनट्स में देखते हैं क्या, या आवर्स में देखते हैं क्या, या हम सेकंड्स में देखते हैं क्या। प्रोग्राम की जब बात हो रही होती है तब समझ में आएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे अलग ही बात हो रही होती है, ठीक है। तब अच्छे समझेंगे। अभी आप बस समझो, डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने का डेटा को एक ही मोटिव है, दैट इज टाइम कम से कम लगे, स्पेस कम से कम लगे। क्यों टाइम कम से कम लगे? ताकि क्रिएशन, रिट्रीवल, अपडेशन, डिलीशन बहुत जल्दी हो सके। एंड अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो तरह की कैटेगरी में आप डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं, बट जनरली जिस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, लीनियर कैसे कि आपने डेटा को एक के बाद एक रख रखा है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एरे। ओके, जिसने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग कभी करी है वो जानता होगा एरे के बारे में। नहीं करिए कोई बात नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में सबको समझ में आएगा। या फिर आप लेट्स से वो कपड़ों को स्टोर कर रहे थे आप एक के ऊपर एक करके, है ना, एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टैक के फॉर्मेट में, है ना। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टैक। ये भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, और ऐसे हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपके पीसी के अंदर आपकी फाइल स्टोर है ना। तो पीसी के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है आपका? पीसी के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपके पास कुछ ड्राइव्स होती हैं, लेट्स से 3 ड्राइव है आपके पास, नाम होता है कुछ सी डी ई, इस तरह से जनरली। देन आपके पास सी ड्राइव में कुछ और फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं। ऐसी डी ड्राइव के अंदर आपके पास म्यूजिक है,
आपके पास मूवीज हैं, ऐसी ई ड्राइव के अंदर आपके पास कोड्स हैं, लेट्स से, है ना, कुछ और फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जब डेटा को स्टोर करते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर और लीनियर के सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो ये वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। कैसे इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा क्रिएट होता है, डेटा रीड होता है, डेटा अपडेट होता है, डेटा डिलीट होता है, और इन डेटा स्ट्रक्चर की कुछ कुछ फंक्शनलिटीज होती है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? ये भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तब ये सारी चीजों को हम पढ़ते चलेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो लीनियर के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है एरेज, स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग बिल्डर, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज एंड डीक्यू। ये सारे वो डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ओके, ऐसे नॉन लीनियर के अंदर जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीज, ग्राफ, हैश मैप एंड हीप, एंड लास्ट वन इज ट्राइज। ट्राइज कुछ नहीं है, ट्री ही होता है। कैसे होता है? जब ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइज के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, एंड हैश मैप के बारे में यार कंफ्यूजन रहती है कि हैश मैप को कोई लीनियर कैटेगरी में रखें या नॉन लीनियर कैटेगरी में रखें। क्यों होता है ये? जब इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम देख रहे होंगे, कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे बनता है, कैसे इसमें डेटा स्टोर होता है, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो ये वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, कैसे इन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना होता है, कैसे इसमें डेटा स्टोर, रीड, अपडेट, डिलीट होता है। ओके, एंड अब हम शुरू करते हैं एल्गोरिथम। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? मैंने पहले डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा एल्गोरिथम क्या होते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो ये है एल्गोरिथम, ये भी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फाइनाइट स्टेप्स, यानी कि एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे होते हैं, उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। अच्छा, अब ये तो डेफिनेशन वाली बात होगी, समझ में नहीं आई है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, तब समझ में आएगा। तो लेट्स से हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक टास्क है। टास्क क्या है हमारा? टास्क है मेक टी। ओके, तो चाय कैसे बनाएंगे हम? चाय कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम करते हैं, एक बाउल लेते हैं, देन हम उसमें पानी ऐड करते हैं, देन हम उसे बॉईल करते हैं, देन हम उसमें टी लीव, शुगर, मिल्क ऐड कर देते हैं, देन हम उसे बॉईल होने देते हैं, एंड फाइनली टी इज रेडी। ओके, तो ये स्टेप्स जो हैं, जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम है टू मेक टी। इस टास्क को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप्स को हमने फॉलो किया है, इन स्टेप्स को ही कहा जाता है एल्गोरिथम। शॉर्ट में आप एल्गो कह सकते हो। तो एल्गोरिथम या एल्गो कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, थोड़ा क्लीन करता हूं स्क्रीन को, एक मिनट। तो अब एल्गो के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में एक और बात बताता हूं। जैसे कि हमारा टास्क था कि टी बनाना, चाय बनाना हमारा टास्क था। तो क्या सिर्फ यही स्टेप्स हैं जिनका यूज करके मैं चाय बना सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत तरीके हैं चाय बनाने के। इसने क्या किया? पहले बाउल ले लिया, फिर उसने पानी ऐड किया, फिर उसने बॉईल किया। मैं सिर्फ पानी ऐड करता हूं और सीधा उसमें ये सब मिला देता हूं, फिर बॉईल करना स्टार्ट करता हूं। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका है कि मैं उसमें शुगर डालता ही नहीं हूं, शुगर की हम बाद में डाल लेंगे चाय बनाने के। एक तरीका है कि मैं ब्लैक टी बनाना चाहता हूं, मिल्क डालता ही नहीं हूं, या मिल्क हम अलग से रखते हैं कि जिसको जितना पसंद हो उतना डाल लेगा वो। तो अलग अलग तरीके से चाय बनाई जा सकती है, यानी कि एक प्रॉब्लम को, एक टास्क को सॉल्व करने की अलग अलग एल्गोरिथम, अलग अलग एल्गो होती हैं सेम टास्क को सॉल्व करने। अब हम कौन सी एल्गो यूज करते हैं, उसमें देखा जाता है टाइम एंड स्पेस। एक एल्गोरिथम कितना कम से कम टाइम ले रही है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कितना कम से कम स्पेस ले रही है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेम चीज जो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं। तो अब आप फाइनली समझ पाओगे कि बहुत सारे हमारे पास, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर मैंने भी आपको दिखाए, ऐसी मैं भी आपको एल्गोरिथम दिखाऊंगा बहुत सारी, की बहुत सारी एल्गोरिथम होती है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, ओके, और ऐसे ही एल्गोरिथम बहुत सारी होती हैं। तो हमको डीएससी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? हमें एक वो डेटा स्ट्रक्चर उठाना होता है जिसमें टाइम एंड स्पेस कम लग रहा हो CRUD ऑपरेशन करने के लिए, और वो एल्गोरिथम उठानी पड़ती है जिसमें टाइम एंड स्पेस कम लग रहा हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी मेरे पास रिजल्ट आ रहा हो। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो डीएसए के अंदर आपको क्या समझना है, क्या सीखना है? आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर सीखने अच्छे से, सारी एल्गोरिथम सीखनी अच्छे से, और इनका यूज क्या कर रहे होंगे आप? यूज कर रहे होंगे आप अपने डीएससी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, बेस्ट एल्गोरिथम है, उन दोनों कॉम्बिनेशन बनाया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन उठाया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उस बेस्ट कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन
ओके, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर टाइम एंड स्पेस कम लगा सबसे। तो यही है सिर्फ डीएसए के अंदर। डीएसए के अंदर कुछ नहीं करना होता है, बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर उठाना होता है, बेस्ट एल्गोरिथम उठानी होती है, दोनों कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी। कैसी होती है प्रॉब्लम्स वो तो हम देखेंगे आगे, और अगली वीडियो में आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरह से एक डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके आप डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ डीएसए को और एल्गो को कंबाइन करके बताता हूं किस तरह से आप यूज कर रहे होंगे। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। लेट से आपके पास एक फोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी आपके पास रैंडमली 1000 नंबर हैं और उनके नेम है, नेम एंड नंबर्स हैं आपके पास। आप इन नेम एंड नंबर को किस फॉर्मेट में किस तरीके से स्टोर करो ताकि इसको रीड करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना, इससे चीजें बहुत आसान। तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इनको ना ऐसे स्टोर करते हैं हम कि एक पेज पे इस तरह से नेम आएंगे, यहां पे नंबर आएंगे। ओके, और जिस फॉर्मेट में आप इसे स्टोर करेंगे वो होगा सॉर्टेड ऑर्डर। अब ये सॉर्टेड ऑर्डर क्या होता है? सॉर्टेड ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है। जब हम बात करते हैं नेम्स की तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी कि आप डिक्शनरी ऑर्डर समझ सकते हैं। तो डिक्शनरी ऑर्डर में आप सारे नेम रख देंगे और उनके सामने उनके नंबर, है ना। ये आपने स्ट्रक्चर कर दिया अपने डेटा को। इसको स्ट्रक्चर करने का फायदा क्या हुआ? इसको स्ट्रक्चर करने का फायदा ये हुआ, लेट्स से अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे गौरव चौधरी का नंबर दे दो, तो आप कैसे देते हो उस नंबर को? आपके पास रैंडमली नेम एंड नंबर स्टोर हैं। अब आप हर एक नाम को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वो गौरव चौधरी के इक्वल है, वो नेम क्या इक्वल है, क्या इक्वल है। जब तक आपको ये नाम नहीं मिलेगा तब तक आप देखते रहे। लेकिन अब देखिए काम कैसे हुआ, क्योंकि आपने डेटा को स्ट्रक्चर कर लिया इस तरीके से, आपने डेटा स्ट्रक्चर कर लिया। अब इस स्ट्रक्चर डेटा में तो फोन बुक में आपने अपने नेम एंड नंबर डिक्शनरी ऑर्डर में रख दिए हैं स्टोर करके। ओके, अब आपके पास स्टोर है ये। अब आप एल्गो लगाएंगे, वो स्टेप्स यूज करेंगे जिससे वो आप टास्क सॉल्व कर पाए। टास्क क्या है आपका? आपको नंबर निकालना है गौरव चौधरी का, ये आपका टास्क है। तो एल्गोरिथम क्या हो सकती है? एक एल्गोरिथम ये हो सकती है कि पहले सारे ए नाम के पढ़ लो, फिर सारे बी नाम के पढ़ लो, फिर सारे सी नाम के पढ़ लो, फिर सारे डी नाम के पढ़ लो। एक तरीका ये हो गया। एंड जब जी नाम के आएंगे तब वो सारे पढ़ लो और मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं हुआ कि आपको आई नाम के पढ़ने पड़े, एस नाम के पढ़ने पड़े, वी नाम के पढ़ने पड़े, नहीं, बस जैसे ये आया आपने पढ़ा और खत्म। एक एल्गो ये हो गई। दूसरी एल्गो क्या है? दूसरी एल्गो ये है कि आप डायरेक्टली गए वहां पे जहां पे जी अल्फाबेट के सारे नेम्स लिखे हुए हैं, एंड उसमें आपने देख लिया जहां पे जी ए लिखा हुआ है, वो सारे नेम पढ़ लिया आपने। जहां पे गौरव चौधरी है आपने वो नंबर देखा और दे दिया। लेट्स से किसी का नाम एस के है तो आप सीधा जा रहे हैं एस पे, फिर आपके एस ए से देखा आपने, एस बी से देखा, स्किप किया, और एट द एंड जहां एस के आ रहा है आपने उस नेम पे गए और उसका नंबर दे दिया, है ना। हमारे पास दो एल्गो हैं, पर दोनों एल्गो में से फास्ट कौन सी हुई? फास्ट हुई डायरेक्टली उस अल्फाबेट पे जाना जिस अल्फाबेट से आपका नेम शुरू हो रहा है, ये एल्गो हुई। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर करा डेटा को कि आपकी एल्गो उस पे कैसे यूज हुई। आपकी एल्गो थी कि आप डायरेक्टली जी पे जा पाएंगे। अब जा कैसे पाएंगे? क्योंकि आपने अपने डेटा को इस तरह से स्टोर कर रखा है, इस तरह से स्ट्रक्चर कर रखा है आपने डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। अब आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोस का कॉम्बिनेशन यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एल्गो और प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गो एंड प्रोग्राम? उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना है, एल्गो एंड प्रोग्राम रियल लाइफ से समझते हैं इसको भी एग्जांपल को। लेट्स से आप घर एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें आप पहले क्या करते हैं? आप एक मैप बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, मैप रेडी करते हैं, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसा तो नहीं कंस्ट्रक्शन पहले शुरू कर देते हैं, फिर अगर कुछ खराब है सब कुछ तोड़ देते हैं फिर से, है ना, फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, नहीं। आप पहले एक मैप, एक ब्लूप्रिंट बना के रख लेते हैं, इसी मैप को कहा जाता है एल्गो, है ना। और ये कंस्ट्रक्शन जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट है, वो जो कंस्ट्रक्शन है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? आपका फाइनल कोड, है ना, जो आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप कर रहे होंगे। एल्गो कैसी होती है? एल्गो होते हैं आपके सिर्फ इंग्लिश टाइप में आपने लिख लिया है, आपने अपने स्टेप्स लिख लिए हैं, वेरी सिंपल, और कुछ नहीं। और थोड़े बताता हूं, तो एल्गोरिथम कब लिखी जाती है? डिजाइनिंग फेज में, जब वो डिजाइन करा जा रहा होता है तब एल्गोरिथम लिखी जा रही होती है। रिलेट करना इस एग्जांपल को अच्छे से। और प्रोग्राम कब लिखा जा रहा है? जब हम फाइनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी फाइनल जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब लिखा जाता है प्रोग्राम। ओके, एक और चीज है, जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, यानी जब आप मैप बना रहे हैं, तो मैप को पूरा एनालाइज करके बनाते हैं, आप पूरा चेक करते हैं हर चीज मैप में, एक एक चीज चेक करके मैप बनता है फाइनल। ऐसे ही एल्गो को एनालाइज किया जाता है। ओके, एल्गो को एनालाइज किया जाता है एंड प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। जैसे घर बन गया है, घर की दीवारें सही है, सब कुछ सही है, सारी दरवाजे खिड़की सब बराबर बंद हो रहे हैं,
कोई दीवार में क्रैक तो नहीं है, ये टेस्टिंग हो रही होती है जब घर बनता है। ऐसे जब प्रोग्राम बन जाता है उसमें भी टेस्टिंग हो रही होती है। कैसे हो रही होती है टेस्टिंग, वो हम बाद में देखेंगे। अब ये जो एनालिसिस है, एल्गोरिथम में जो एनालिसिस है, इसी एनालिसिस को कहा जाता है ड्राई रन। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है ड्राई रन। ड्राई रन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे हम कि ड्राई रन होता क्या है। ओके, अभी के लिए हम समझ गए होंगे एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। प्रोग्राम इज नथिंग बट फाइनल कोड, जैसे फाइनल हमारी कंस्ट्रक्शन होगी घर की। एल्गोरिथम इज व्हाट, इट इज द मैप, या आप डिजाइन समझ सकते हैं, स्टेप समझ सकते हैं कि आपने रफ कॉपी में वो स्टेप लिख रखे हैं। अब एल्गोरिथम लिखने के भी दो तरीके होते हैं, दैट इज फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम वो तरीके देखेंगे जिस तरीके से आप एल्गो लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं वो सारी एल्गोरिथम्स जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सेकंड इज रिकर्जन बैकट्रैकिंग, थर्ड इज टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एल्गोरिथम्स। ओके, ये सारी बेसिक्स है ना, ये थोड़ी एडवांस है। इन सब में सबसे क्रूशियल एल्गोरिथम हमारी रिकर्जन है। तो जब भी यार आप रिकर्जन पढ़ रहे होंगे, अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो मैं कहूंगा आपको 3 दिन का ऑफ ले लेना, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी ले लेना, बिकॉज रिकर्जन वो एक स्टेप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग डीएसए को छोड़ते हैं, है ना, वो लीव कर देते हैं डीएसए को, क्योंकि रिकर्जन समझना एक ही बार में बहुत ज्यादा इजी नहीं है। जब रिकर्जन आएगा, आपने प्रॉपर टाइम दिया, बस ये वो स्टेप है, अगर ये पार हो जाता है तो डीएसए आ जाती है। ओके, आप मास्टर कर लेते हैं डीएसए को जैसे रिकर्जन आता है। तो जब रिकर्जन आ रहा होगा, पूरा फोकस करना है रिकर्जन को सीखने पे। तो मैं आपको रिकर्जन बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, बस आपको अपना टाइम लेकर आना है, रिकर्जन का टाइम स्पेशली। कुछ और नहीं कर रहे होंगे आप, सिर्फ रिकर्जन कर रहे होंगे, ठीक है। एक बार रिकर्जन आ गई तो सब कुछ आ गया। तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाया रिकर्जन के बारे में बताने से, क्योंकि यार ये चीज इतनी क्रूशियल है कि एक बार बस ये आ गई तो डीएसए आ गया। ये वो स्टेप है कि बस ये कर लो और रिकर्जन कंप्लीट आ जाए। कोई मेरे से पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जिसको करने की वजह से मेरे को डीएसए आ जाएगी, तो मैं कहूंगा रिकर्जन। बाकी सब तो ईजी ही होता है। ऐसी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराने डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे है, स्ट्रिंग है, ये सब ईजी होते जाएंगे, है ना। ट्री कर लेंगे हम, तो ये सब तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। इन डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होगा। स्टैक्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर, क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर, ये इनको हैंडल करना, इनको समझना, इनको सीखना, इन पे ऑपरेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जब रिकर्जन आ जाएगी तो आपके लिए बाकी एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ गए अपनी फाइनली बोनस के ऊपर बात करने के लिए। बोनस में मैं आपको वो स्किल बताने वाला हूं जिसपे ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में बात भी कर चुका हूं। अभी भी हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको बताता रहा करूंगा। तो वो स्किल क्या है जिसकी मदद से मुझे जॉब जल्दी मिल सकती है, एक हाई पेइंग जॉब मिल सकती है, एंड मुझे जब वो स्किल आ जाए उसके बाद मैं अपनी जॉब में एक्सेल कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं कोई कंपनी ज्वाइन करी एंड कुछ टाइम बाद कॉस्ट कटिंग के नाम पर या बैड परफॉर्मेंस की वजह से मुझे निकाल दिया जाए। ऐसी क्या स्किल है जिसकी हेल्प से मैं ये सारी चीजें अचीव कर सकता हूं? तो वो स्किल है गूगलिंग। अब आप कहेंगे कि हमें तो गूगलिंग आती है। गूगलिंग का मतलब यही ना कि सर्च करना है, कि इनपुट बॉक्स में चीजें डालनी है एंड सर्च करना है। तो ये तो हमें आता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको नहीं आता है। ओके, अभी अगर मैं आपको कुछ सर्च करने का हूं तो आप क्या करते हैं, आप इनपुट बॉक्स में कुछ कुछ लिख देते हैं, रैंडम कीवर्ड्स लिख देते हैं, या फिर एक सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं आप रैंडमली और सर्च कर देते हैं। अब गूगल आपका ये सेंटेंस पढ़ के, समझ के आपको बहुत सारे रिजल्ट दे देता है। उनमें से कोई एक लिंक होता है आपका, जो चीज आपको चाहिए थी आप वो खोल के पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बहुत बार आप वो रिजल्ट फाइंड भी नहीं कर पाते हैं। अब ये कीवर्ड्स वाली चीज ही आपको सीखनी है गूगलिंग में। यानी कि जब भी मैं आपसे कहूं कुछ भी गूगल करने के लिए, तो आप एग्जैक्टली वो चीज सर्च कर पाए जो आपको चाहिए। और ये कैसे होता है? ये होता है कीवर्ड्स रिफाइनिंग की वजह से। क्या ये एकदम हो जाएगा? नहीं। क्या ये कोई सिखा सकता है? नहीं। ये आपको विद टाइम आएगा। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा या कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब भी मैं आपको कहूं कि गूगल करो इस चीज को, तो उस चीज को बाय हार्ट गूगल करना। यार ये रिकॉर्डेड कोर्स है एक, इस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं, ठीक है। मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं है आपसे कि आप गूगल करो। हर चीज मैं अपने एंड से पढ़ा सकता हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट इसकी वजह से आप ये स्किल नहीं सीख पाएंगे, दैट इज गूगलिंग। ये इतनी लेजिट टेक्निक है यार कि ये बड़े बड़े आपके SD1, SD2, SD3 प्रिंसिपल इंजीनियर सब यूज कर रहे होते हैं। सब डेवलपर गूगलिंग को यूज कर रहे होते हैं कंपनी में जाने के बाद भी। ओके, एंड कंपनी में जाने से पहले क्यों नहीं चाहिए मुझे? तो सिंपल सा रीजन है, ऐसा कुछ समझिए इसको। जावा आई थी 1995 में, ओके। देन 2009 के अंदर ओरेकल ने उसे बाय कर लिया, यानी उसकी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इनडायरेक्टली जावा उसके पास आ गई। ओके, तो 25 साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस लैंग्वेज को। ये कोर्स होगा यार 250-300 घंटे का, है ना। ये कोर्स 250-300 घंटे का होगा। अगर मैं इस कोर्स को 5000 घंटे का भी बना दूं, जो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी वर्ल्ड में, अगर मैं इस कोर्स को 5000 घंटे का भी बना दूं,
क्या ये 25 साल का कंटेंट मैं उस 5000 घंटे कोर्स में कवर कर सकता हूं? नहीं, आंसर है नहीं, कवर नहीं हो सकता। तो क्या ये 250-300 घंटे का कोर्स सफिशिएंट नहीं है कंपनी क्रैक करने के लिए? बिल्कुल है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है। बट ये सेम कोर्स आपके पीयर्स के पास भी है ना, जिन्होंने ये सेम कोर्स बाय किया है उनके पास भी ये कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स का कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए। बट अब एक कंपनी के अंदर 5 ही वैकेंसी हैं, एक कंपनी है ये 5 वैकेंसी हैं उसके अंदर, और हमारी क्लास में लेट से हम मानते हैं कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कोर्स बाय हार्ट करा है, यानी हर चीज जो इस कोर्स के अंदर कराई है उन्हें आती है, हर चीज आती है A to Z। अब इन 10 में से वो 5 कौन से होंगे जिनका सिलेक्शन होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि उनके पास क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा उन्हें पता है। सबसे फर्स्ट है तो आपको जो इस कोर्स के अंदर कराया गया है वो आना, फर्स्टली वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या आता है, वो एक्स्ट्रा आप कहां से सीखेंगे? गूगलिंग से सीखेंगे। मैं आपको बताया करूंगा कि आप ये गूगल करो और आपको वो चीज बाय हार्ट गूगल करनी है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो दोनों चीजों में फायदा होगा। एक तो आप अपने पीयर से थोड़ा ज्यादा जानेंगे चीजों को, प्लस आप कंपनी में जाने के बाद भी एक गुड प्रोग्रामर होंगे, है ना। और यार ये इतनी लेजिट चीज है कि अब इंटरव्यूज के अंदर भी कंपनीज अलाउ करना स्टार्ट कर चुकी हैं इस चीज को, कि आप इंटरव्यू के अंदर, चलते इंटरव्यू में सर्च कर सकते हैं, पूछ करके अपने इंटरव्यूअर से गूगल कर सकते हैं कुछ चीज, अगर आपको याद नहीं आ रही है या फिर कंफ्यूज हो रहे हो। और इस चीज पर भी इंटरव्यूअर जज करता है कि आपने क्या वो प्रॉपर कीवर्ड डाले हैं सर्च करने के लिए, जो चीज आप चाह रहे थे सर्च करना, और कितनी जल्दी आपने अपना रिजल्ट फाइंड कर लिया है। ओके, कितनी जल्दी आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया है जो भी आप ढूंढना चाह रहे थे। तो ये कैसे होगा? कीवर्ड रिफाइनिंग की वजह से। कीवर्ड को आपको बेटर कीवर्ड्स डालने सीखने पड़ेंगे गूगल के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। डीएसए के साथ आपको अगर गूगलिंग आती है, बस यार इतना ही चाहिए। तो यार एकमात्र स्किल जो आपकी प्रिपरेशन में, जो आपके इंटरव्यू में और जो आपकी जॉब में हर जगह काम आ रही है, वो कुछ नहीं है, वो है गूगलिंग, है ना। एंड यार हर एक डेवलपर इस टेक्निक को यूज करता है, हर एक डेवलपर कंपनी में हो या कंपनी के बाहर हो, वो इसको यूज करता है। ओके, एंड यार ये भी कहा जाता है डेवलपर्स के लिए कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। बट यार ये ऊपर ऊपर की बात है, रियलिटी ये नहीं है। उन्होंने इतने ज्यादा कोड स्क्रैच से लिख रखे हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा गूगलिंग कर रखी है कि उनको पता है कौन सा कोड कहां से मिल सकता है उन्हें, है ना। वो हर एक कोड को जानते हैं, उन्होंने स्क्रैच से कोड लिख लिख करके इतनी प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है कोडिंग में कि वो कोड किसी और का लिखा हुआ कोड समझ करके उसमें चेंजेस कर करके अपने मतलब का कोड बना सकते हैं, उन्हें स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इस कोर्स के अंदर, डीएसए के अंदर, आप सारे कोड्स स्क्रैच से ही लिखा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो प्रोसेस सीखना चाहते हैं, है ना, आप कोड्स को अच्छे सीखना चाहते हैं। एंड सर्चिंग के लिए जब भी मैं आपको कुछ गूगल करने का कहूं तो आपको गूगल करना है। अभी तक हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए हैं पुरानी वीडियोस में भी, जैसे जेवीएम, जेडीके, जेआरई, जेआईटी, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, एचएलएल क्या होती है। और मैंने आपको कहा था कि 2 तरह से, 3 तरह से, 4 तरह से लैंग्वेजेस को डिवाइड किया जा सकता है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या है, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या है, आप ये सब सर्च कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, आप सर्च करके इनके बारे में और पढ़ सकते हो। बट हम डीएसए का कोर्स कर रहे हैं, हमको उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। जब आगे चीजें आएंगी सर्च करने की, गूगल करने की, मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, और उन चीजों को आपको गूगल करना है जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, और बाय हार्ट करना उस चीज को। एंड आपको जब जॉब लग रही होगी, आपके जब इंटरव्यू चल रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा इस स्किल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का राइट प्रोसेस क्या होता है। अगली वीडियो में देखेंगे राइट प्रोसेस क्या है किसी भी डीएसए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस वीडियो में यार इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।